हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। टैक्स सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 13 है। अगर बात करें लुसेंट जनरल नॉलेज का तो चैप्टर नंबर 13 में आता है ये। चलिए, तो टैक्स सिस्टम में क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले मैं बता दूं। टैक्स सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले टाइप ऑफ टैक्स के बारे में डिस्कस करें, क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे करते हैं, इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन हम दो टाइप में करते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सा टैक्स कितना सही है और गलत है, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स डिस्कस करेंगे। कुछ कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बुक में दिया है। वैसे तो कमेटी बहुत सारी है लेकिन उतना हमें नहीं करना है, जो जितना हमारे बुक में उतना ही करेंगे। उसके बाद फाइनेंस कमीशन के बारे में देखेंगे। और हमारे बुक में, क्योंकि बुक थोड़ा पुराना है, 2019 वाला है, तो रिकमेंडेशन दिया है 14th फाइनेंस कमीशन का, लेकिन हम रिकमेंडेशन देखेंगे 15th फाइनेंस कमीशन का और उसको कंपेयर करेंगे 14th फाइनेंस कमीशन से, क्या बदलाव लाया गया 15th फाइनेंस कमीशन में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स जो इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो डिस्कस करेंगे। समझने का कोशिश करेंगे कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ये सब चीज। उसके बाद जीएसटी डिस्कस करेंगे, क्या लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो चलिए इतना ही करना है हमें। चलिए, तो सबसे पहले हम अगर टैक्स सिस्टम की बात करें तो अगर हम आपको बजट वाला चैप्टर थोड़ा बहुत याद होगा, क्योंकि काफी दिन हो गया बजट वाला चैप्टर किए हुए। बजट वाला अगर चैप्टर थोड़ा थोड़ा याद होगा तो बजट आपको दो पार्ट में बटा होता था, रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर। क्लियर? मतलब एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है पहले कैपिटल अकाउंट, और डिवाइड करते हैं रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में दो टाइप होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल अकाउंट में आपको पता है लॉन्ग टर्म वाला था, रेवेन्यू अकाउंट में आपको पता है शॉर्ट टर्म वाला था। और कैपिटल अकाउंट में जब भी हम बात करते हैं तो कोई ना कोई एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड इशू होता है। हम डिटेल में बता चुके हैं, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर कोई एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड इशू नहीं हो तो शॉर्ट टर्म में होता है। जैसे हमारे पास अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई टैक्स आता है, चलो वो आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट के केस में, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टैक्स आएगा तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई लायबिलिटी बनती है कि उस बंदे को लौटाए फिर जिसने टैक्स दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन देती है, सैलरी देती है, तो क्या उन बंदों की लायबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लौटाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है टैक्स। समझ में आया? रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है टैक्स। तो समझ में आया? तो टैक्स होता क्या है? टैक्स एक इनवॉलंटरी फी होता है जो किसी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन पे लेवाई किया जाता है। ध्यान देना, हम टैक्स उसी पे लगा सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के अंदर कुछ न कुछ कमाई करता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज करता है। ठीक है ना? तो उस पे इनवॉलंटरी होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं दे रहा हूं, मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूं, मैं नहीं दूंगा। नहीं, अगर आप बिजनेस कमा रहे हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीपल से पैसा कमा रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके सामान खरीदने वाले बहुत लोग पुअर है, तो गवर्नमेंट इसी टैक्स का यूज करेगी वेलफेयर करने के लिए इन पुअर पीपल का। समझ में आया? इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होता है? गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटी करती है। सिंपल, गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटी के लिए काम करती है, और भी काम गवर्नमेंट अपने पेंशन वगैरह, सैलरी देती है अपने एम्प्लॉय को, ये सब कुछ होता है टैक्सेस है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, सिंपल। 3 लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे अलग अलग टैक्स होते हैं। कौन सेंट्रल लेवल है? जैसे मान लो इनकम टैक्स है तो सेंट्रल लेवल इम्पोज करेगा। कॉर्पोरेट टैक्स सेंट्रल लेवल इम्पोज करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, सक्सेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल वेल्थ, इन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है।
स्टेट गवर्नमेंट वही लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टाम्प, रोड टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, ये सब डिस्कस कर स्टेट गवर्नमेंट करती है। लोकल गवर्नमेंट वही छोटा मोटा अगर कोई टैक्स होना, जैसे लोकल एरिया में कोई टोल है, मतलब वो ऐसा नहीं कि टोल अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ है तो लोकल ले लेंगे, नहीं। मेन हो सकता है कोई पॉन्ड का टैक्स ले ले, या लोकल गवर्नमेंट पे यही छोटा मोटा टैक्स होता है, फॉरेस्ट के लिए टैक्स ले ले। चलिए तो सेंटर और स्टेट टैक्स के बारे में देखते हैं। सारा हमारा बुक वाला ही डिस्कस करें, बुक वाला ही एक एक चीज डिस्कस करें। हमने देख लिया टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, समझ में आया। उसके बाद जो टैक्स का सिस्टम है ना, वो हमारे संविधान में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। हमारे संविधान में अच्छे से डिफाइन किया गया है कि किसको कितना कौन सा टैक्स देना है, समझ में आया। संविधान में अच्छे से क्लियरली डिफाइन है कि कौन सा सब्जेक्ट पे टैक्स कौन लगाएगा, सब कुछ दिया है। लेकिन इसके बावजूद देखता है फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे, देखो कहने के लिए तो 5 साल है, करेक्ट है, लेकिन लिखा हुआ एक्चुअली कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करता है, ये लिखा हुआ है। ताकि देखो मान लो एक बार बोल दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा उसका 50% वो स्टेट से शेयर कर देंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमेशा के लिए ऐसा होगा, नहीं। तो फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश करेगी और बोलेगी यार पहले तो हम स्टेट को ज्यादा देते थे, 50% देते थे, मतलब मान लो स्टेट को 50%, लेकिन अब स्टेट का इससे काम नहीं चलता यार, और सेंटर के पास एक्स्ट्रा फंडिंग रह जाती है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, सेंटर राज्य को 50 के अलावे 55 हम कर देते। तो ये काम कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। एक टॉपिक दिया था बीच में एक टॉपिक दिया था कि टैक्स रिसिप्ट, टैक्स कितना हमें कलेक्ट होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना जीडीपी है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें पता है, कितना बार आपको समझा चुके हैं कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोड्यूस होता है गुड्स एंड सर्विस, उसका हम टोटल कर लेते हैं मनी वैल्यू में, उसको हम जीएसटी बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, क्लियर। तो अगर बात करें अभी 2020-21 में एस्टिमेटेड है थोड़ा, तो ये एस्टिमेटेड है कि 10.8% होगा हमारा टैक्स का कलेक्शन, किसका? जीडीपी का, मतलब टोटल जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 10.8%, काफी कम है। तो आप बोलोगे भैया इसमें डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कैलकुलेट होता है या इनडायरेक्ट टैक्स? भाई डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कैलकुलेट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा कम होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन ज्यादा होना ये सही है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है भाई? जिसके ज्यादा सैलरी उस पर ज्यादा लगेगा, कम सैलरी वाले को कम लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा होता ना तो एक सही नहीं होता, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स एक मान लो टूथपेस्ट पे लगता है, टूथपेस्ट पे आप भी उतना टैक्स देते हैं, हम भी उतना देते हैं, एक मजदूर ही उतना देता है, भिखारी भी उतना देता है, और अंबानी भी उतना ही देते हैं, समझ में आया ना। तो डायरेक्ट टैक्स का ज्यादा होना सही है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो हम डायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स आपके बुक में दिया है ना, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, हमारे बुक में सिर्फ प्रोग्रेसिव ही दिया है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जिसका प्रोपोर्शन, मतलब कि इनकम, जिसका इनकम ज्यादा वो ज्यादा दे रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन कम इनकम के बाद ज्यादा देना पड़ रहा है, ये भाई गलत है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स, ये है रिग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट, तो ये क्या है, बहुत अच्छे से ये मैंने बस किसी ने बनाया था, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे, मैं भी इसका कॉपी में, अपने कॉपी में बनाया था, लेकिन इतना अच्छा हैंड राइटिंग नहीं था। मैंने देखो मैं इसको भी यहाँ पे भी, मैं जैसे मैं आपका नोट्स मैं कभी दिखाऊंगा, तो मैंने इसको मैं अपने नोट्स में लिखा, लेकिन मैं नेट से डाउनलोड किया हूँ इसको, पता नहीं किसी भाई ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया, ताकि हमारे सब आर्टिकल भी ऐसे कर, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले करते हैं हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 268 की बात करते हैं। तो इसमें ड्यूटीज की हम बात करते हैं, ड्यूटीज की बात करते हैं, क्लियर। तो आर्टिकल 268 में सिंपल क्या लिखा है, देखो आर्टिकल 268 में ड्यूटीज की बात करते हैं, ड्यूटीज। और आर्टिकल 268 जो है ना, वो बात करता है सर्विस टैक्स की, जो कि बाद में है। ये आपको नाम से देखने से लग रहा है कि ये बहुत बाद में ऐड हुआ होगा, क्लियर ना, आपको भी लगता है ये ऐड हुआ। एक्चुअली
1988 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के समय, ठीक है ना। ये है एक्चुअली ये पार्लियामेंट जरूर एक्ट बनाई होगी, यूनियन लिस्ट में है, ये यूनियन लिस्ट में, ध्यान रखना। ये ड्यूटीज जो होती है इम्पोज किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन कलेक्ट करता है स्टेट, और स्टेट ही यूज कर लेता है, ठीक है ना। इम्पोज दो चीज है, इम्पोज यानी इसको हम लेवाइड भी बोलते हैं, लेवाइड। सेकेंड होता है कलेक्टेड, और थर्ड होता है अप्रोप्रिएटेड या यूज, किस में बांटा जाता है, कौन यूज करता है, स्टेट में बांटा जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या ये वाला जो फंड होगा ड्यूटीज वाला, क्या एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कभी जाएगा, घुसेगा? नहीं, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं है। स्टेट क्यों, उसको स्टेट खुद निकालेगा, अपने पास रखेगा, सेंटर तो उठाने भी नहीं, सेंटर बस लगा देता है, सिंपल। सेंटर क्यों लगाता है? ताकि ऐसा नहीं लगे कि एक जगह ड्यूटी है, एक राज्य में ड्यूटी है 10%, दूसरे राज्य में 50%, ऐसा कुछ नहीं हो। सर्विस टैक्स क्या करती है, सेंटर इम्पोज करती है, कलेक्ट करती है सेंटर और स्टेट दोनों मिलके, और यूज भी करती है सेंटर और स्टेट दोनों मिलके। कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब साफ साफ आपको पता चल गया भाई, ये तो कंसोलिडेटेड फंड में जाता होगा कुछ पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है 269 है, ये सेंटर इम्पोज करता है, सेंटर कलेक्ट करता है। तो आप मुझे बताओ, सेंटर कलेक्ट कर लिया, सेंटर कलेक्ट कर लिया, तो क्या ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता होगा? भाई कहाँ जाया, सेंटर कहाँ कुछ कर रहा है, कलेक्ट करके स्टेट में बांट दे रहा सीधा, स्टेट जहां मन कर रहा है वहां रख रहा है। ये जहां पे सेंटर यूज करता है ना, वो सेंटर अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखता है, सिंपल है। 270 यही है, 270 ये है, ठीक है ना। और 270 में सिंपल लिखा हुआ है, पता है क्या, सिंपल लिखा है कि जो 268, 268A, 269 में नहीं है वो आ जाएगा 270 में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 272, यहाँ पे है 272, और सेंटर करती है, लगाती है, स्टेट कलेक्ट करती है भी सेंटर, और दोनों में बांट देती है, ठीक है। और एक और चीज 275 आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, ये सारे आर्टिकल हम देख लेते हैं थोड़ा। ये इंटर स्टेट रिलेशनशिप के फाइनेंशियल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। 275 क्या है कि अगर सेंटर ग्रांट देती है स्टेट का, उससे रिलेटेड है। 280 तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। 281 रिकमेंडेशन बोलता है फाइनेंस कमीशन का, जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन वाला मैं बताऊंगा, ठीक है। 282 क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर टेकन बाय यूनियन एंड स्टेट फ्रॉम देयर रेवेन्यू, जो उनका रेवेन्यू हुआ है उससे एक्सपेंडिचर करते हैं। 285 पता है क्या करता है, एग्जम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, मतलब स्टेट का कोई, मतलब स्टेट का अपना रेलवे है, स्टेट का अपना कोई प्रॉपर्टी है, उसको हम स्टेट टैक्सेशन से कैसे बचा सकते हैं, सिंपल यही, इसी का वाइसे वर्सा होगा। तो 289 है कि एग्जम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन, ये उल्टा है, क्लियर। 293 है बोरोइंग बाय स्टेट, इस सब का प्रोविजन है, स्टेट जो बोरो करता है उसके लिए प्रोविजन है, क्लियर हुआ ना हमें। चलिए, ये आपको बुक में डिटेल में नहीं दिया है, मुझे बताना था एक्चुअली, लेकिन मैंने सोचा कहीं से मिल जाएगा, इकट्ठा किया हो तो मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है ना। ये मेरे में भी लिखा हुआ है, अगर मैं आपको मैं दिखा सकता हूँ कभी, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या क्या करना है, ध्यान देना। 2 टाइप ऑफ टैक्स है, चलिए अभी 2 टाइप ऑफ टैक्स है, अभी हम काफी कुछ डिस्कस करना है। अभी समझो हम पहले ही पेज में हैं। डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्टली पे किया जाता है, जैसे मान लो आप एक इंडिविजुअल हो, क्लियर, आप एक इंडिविजुअल हो या आपकी कोई कंपनी है, तो आप पे डायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है। क्यों आपको देना है, देखो टैक्स जो दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है दे आर पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल और एंटिटी टू द, डायरेक्टली क्यों, क्योंकि आपको देना है, ध्यान देना, आपको देना है तो डायरेक्ट आप ही पे लगाया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो इनडायरेक्ट टैक्स क्या किया जाता है, जैसे हर एक इंडिविजुअल पे देना तो किसको था, देखो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आप कोई पेस्ट बनाता है तो एक तो काम होता कि सीधा गवर्नमेंट दे देती, मतलब ये सीधा करता, जैसे मान लो ये पेस्ट बनाता तो ये क्या करता, सीधा गवर्नमेंट को देता, हाँ ये देता है, सीधा गवर्नमेंट को देता है, लेकिन चुपके से ये हम लोग से टैक्स ले लेता है। तो इनडायरेक्टली ये ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट दिया ना, आम आदमी डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया ना, देखो तो इंसान आम आदमी थोड़ी डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया, ये इनडायरेक्टली इसने पहले दे दिया और बाद में चुपके से हम लोगों से ले लिया, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। चुपके से नहीं लेते हैं, पूरा लिखा रहता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिंपल है,
देखो सबका मैं आपको बताऊं, इनकम मतलब आपकी जो सैलरी होती है उस पर जो टैक्स लगते हैं। कॉर्पोरेशन मतलब आपकी जो कोई लिस्टेड कंपनी होती है उस पर जो टैक्स लगता है। जैसे मान लो आपके लिस्टेड कंपनी, उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगे कि आपके प्रॉफिट का 30% आपको टैक्स देना है, ये बात। कैपिटल गेन्स टैक्स, आप कोई अपना प्लॉट बेचते हो, प्लॉट बेचते हो, पहले 1 लाख का था, 1 लाख का मैंने खरीदा था, अब आप 5 लाख में बेचे, प्रॉफिट में जितना कैपिटल गेन जितना हुआ ना उसका आपको टैक्स देना होगा कुछ %। प्रोफेशन टैक्स, जैसे टीचर डॉक्टर वगैरह देखते हैं। प्रॉपर्टी का जो टैक्स लगता है ऑब्वियसली आपको पता है। रोड टैक्स लगता है जो टोल टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी लगता है, ये भी ठीक है ना। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी भी एक टाइप का वैल्यू एडेड है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक वीट है, वीट का 100 रुपया दाम है, रेट, ठीक है ना, 100 रुपया रेट है। अब इसको वीट को बेचा आपने फैक्ट्री वाले से, कितना में बेचा, आपने बेचा इसको 100 रुपये में मिला, 50 रुपया इसमें वैल्यू एडिशन किया, 50 रुपया वैल्यू एडिशन किया, ठीक है ना, क्योंकि बिस्किट बनाया तो 5 रुपया वैल्यू एडिशन किया ना, बिस्किट बनाया तो 50 रुपया वैल्यू एडिशन, तो अब इसका टोटल रेट कितना हो गया, 150 हो गया ना। अब देखो गवर्नमेंट इस वीट वाले से भी टैक्स ले चुका है 10%, अब गवर्नमेंट इससे भी टैक्स लेगी 10%, तो क्या 10% 150 का 10% नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन का। कितना वैल्यू एड किया है, 50, तो 50 का 10% 5 रुपया टैक्स लगेगा। आप ये मत सोचना कि 15 रुपया टैक्स लगेगा, सिंपल समझा ना, जितना आपने वैल्यू ऐड किया, वैल्यू 50 ही रुपया तो ऐड किया भाई, 100 रुपया तो हम पीछे चुकाए हैं ना। कस्टम ड्यूटी, जिसमें हम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, सिंपल है ना, कि अगर कोई सामान हमारे यहाँ आ रहा है तो 100 रुपया का आ रहा है, तो हम उस पर 10% ड्यूटी लगाते ताकि हम थोड़ा फॉरेन ट्रेड को हम मतलब जांच पड़ताल कर सकें। एक्साइज ड्यूटी सिंपल है, अपने देश के सामान पे लगता है, प्रोडक्शन के जगह पे, प्रोडक्शन का जहाँ से, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से बिस्किट निकला, आपने उसी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। सिक्योरिटी का जो ट्रांजैक्शन होता है, सिक्योरिटी, जैसे आप कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदते हो तो उस पर कुछ टैक्स वाइज लगता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी होता है, सेल्स टैक्स, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इतना डिटेल में नहीं, ये तो कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमने बता दिया, लेकिन इतना करना नहीं है, समझ में आया ना। चलिए, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सब कुछ हमने बता दिया। चलिए, अब यहाँ पे दिया है, ये इस बार का इनकम टैक्स का स्लैब है। 0 से 2.5 लाख वाले को कोई टैक्स नहीं देना है, और जो नया वाला आ रहा है 2.5 से 5 लाख को 5% देना है। 5 से 7.5 लाख वाले को 10%। 7.5 पहले क्या था, 5 से 10 एक स्लैब में था, ये सीधा 20 लाख, लेकिन अब देखो दोनों को अलग अलग कर दिया है। मतलब आपको कम से कम टैक्स देना पड़ेगा, जिससे फायदा ये हुआ ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के रैकेट में आना चाहेंगे, टैक्स के नेट में आना चाहेंगे। चलिए, 3 टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव, मैंने बता दिया, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जितना आपका इनकम है, मेरा 100 रुपये इनकम है तो मैं 10% दूंगा, 200 इनकम है तो मैं 20% दूंगा, 300 इनकम है 30% दूंगा। रिग्रेसिव क्या होता है, आपका इनकम कितना भी है, देखो, एज इनकम गोज अप द परसेंटेज ऑफ इनकम पेड इन टैक्स गोज अप टू, ये ऑब्वियसली 100 रुपया था तो 10%, 200 रुपया था तो 20%, ठीक है। एज इनकम गोज अप द परसेंटेज ऑफ इनकम पेड, ऑब्वियसली भाई आपका पहले 5,000 सैलरी था, आपका पूरा घर खर्चा में, क्योंकि घर खर्चा में सारे आपको पेस्ट में सब कुछ में इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा था, 3,000 खर्चा हो रहा था। लेकिन तो 3,000 कितना परसेंट को, 60% तो आपको खर्चा हो गया ना। लेकिन मान लो 60% जो खर्चा हुआ 3,000, इसमें से मान लो 500 टैक्स रहा होगा, तो 500 टोटल का कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ ना। अब देखो, अब आपकी सैलरी हुई 10,000, खर्चा आपका वही है 3,000, टैक्स वही है 500, तो जो अब टैक्स हुआ वो कितना हो गया, 5% हुआ ना। इसमें हुआ इनकम आपका इंक्रीज होता है तो टैक्स का परसेंटेज आपका कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि सबको सेम टैक्स देना पड़ता है ना, चाहे कोई अंबानी हो, चाहे हम हो, आप हो, चाहे कोई जो मजदूर लोग होते हैं उनको। प्रोपोर्शनल टैक्स में ये बिल्कुल होता है कि जितना आपका इनकम इंक्रीज होगा उतना ही आपको टैक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
ध्यान देना, संविधान में एक बॉडी है जिस कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ, आर्टिकल 280। रिकमेंडेशन की बात कहाँ पे लिखी हुई, आर्टिकल 281। ठीक, क्या लिखा हुआ है, डेट डिटरमाइन, फाइनेंस कमीशन क्या कहता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है। ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा मेथड और कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा ताकि हम टैक्स को पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेंटर को कितना दे, 100 रुपया आया भाई, सेंटर को हम 50 देते हैं, स्टेट को 50 देते हैं, ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस स्टेट को कितना देंगे, ये भी तो कंफ्यूजन है ना भाई, बिहार को इतना, इसको इतना, यूपी को इतना, किसको कितना दे, सदर्न स्टेट को कितना। तो फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी that determines a method and formula for distributing a tax proceeds between center and state and among the state। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और सब कुछ फाइनेंस कमीशन ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आ जा रहा है, इसको संविधान में लिखा हुआ है कि भाई इसको आना है। आर्टिकल 280 जो संविधान का क्या बोलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना है एक फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद या उससे पहले भी। तो जो 15वें फाइनेंस कमीशन है उनको प्रेसिडेंट जी ने अपॉइंट किया, कब, नवंबर 2017 को। इनके चेयरमैनशिप कौन है, NK सिंह जी। और इनका जो देखो, अब बोलोगे भैया इनका रिकमेंडेशन आना है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इनका रिकमेंडेशन अप्लाई होगा। मान लो 2021 से 25, 21, 22, 23, 24, 25। 21 से 25 हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लो ना ऐसा 21-22 हम क्यों बोलते हैं, ये तो हमें पता है ना, क्योंकि 31 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक 1 साल हुआ। फिर 22, 23, 24, 25, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 हुआ ना 5 साल। अब बोलोगे भैया इनको 5 साल के लिए काम करना था इनका इस दिन, तो इनको पहले क्यों अपॉइंट किया, भाई हमने क्या बोला इसको, इनका काम है बस रिकमेंडेशन दे देना, उसके बाद बैठ जाना। तो इनका रिकमेंडेशन भाई पहले देंगे तब ना चर्चा वगैरह होगा इनके रिकमेंडेशन पे। तो रिकमेंडेशन इन्होंने दे दिया, लेकिन अप्लाई इनका अब होना स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से। समझ में आया, रिकमेंडेशन ये पहले देंगे तब ना अप्लाई करना ना भाई इनके बातों को। ऐसा थोड़ी है समय पे मतलब 2 दिन पहले इनको बैठाएंगे कि अब बोलिए, ऐसा थोड़ी होता भाई। अब देखो, अब 15th फाइनेंस कमीशन किस चीज पे रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, कैसे रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, ध्यान देना। 14th फाइनेंस कमीशन बोला था कि जो पॉपुलेशन को कितना परसेंटेज, पॉपुलेशन को कितना ध्यान रखना है, पॉपुलेशन को ध्यान रखना है हम 27.5%। बहुत ध्यान से मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिए किस चीज पे, देखो रेवेन्यू शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, चलो हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कर लेंगे। अब ये रेवेन्यू शेयरिंग किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किस स्टेट को कितना मिलेगा। अब देखो ध्यान से देखना, पॉपुलेशन पे कितना डिपेंड होता था, पहले पॉपुलेशन पे डिपेंड होता था 27.5%, यानी ज्यादा परसेंट पॉपुलेशन तो ज्यादा आपको मिलेगा फंडिंग। समझ में आया, ज्यादा पॉपुलेशन से ज्यादा आपको फंडिंग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन कौन से सेंसस का, मैं बताता हूँ 17.5% 1971 वाले सेंसस का, लेकिन 10% 2011 वाले सेंसस का। समझ में आया, यानी 2011 वाले सेंसस में जिसका जितना ज्यादा पॉपुलेशन उसको, क्योंकि 10% वेटेज किसका है, पॉपुलेशन का, 2011 वाले। तो आप देखो, और 1971 वाले से कितना है, ये 17%। लेकिन पता है, तो आप बोलोगे भैया सदर्न स्टेट को क्यों प्रॉब्लम है, सदर्न स्टेट को इसलिए प्रॉब्लम है
क्योंकि सदर्न स्टेट क्या बोला है, क्योंकि इस बारी पता है क्या किया, सिर्फ पॉपुलेशन को 15% किया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से आपको सिर्फ 15% मिलेगा, और ये भी 15% से 2011 के पॉपुलेशन के। तो साउथ के स्टेट बोलते हैं भाई हम तो अच्छी तरह काम किए, फैमिली प्लानिंग को काम किए, तो हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन कम गया है, तो यानी हमें आप पिनलाइज कर रहे हो, क्योंकि 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से तो बिहार यूपी आगे हो जाएगा, तो इनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो ये तो और ज़्यादा फैमिली प्लानिंग की बात नहीं करेंगे। समझ में नहीं, यही इशू है। लेकिन फाइनेंस कमीशन भी सोच रहा है यार वो गलती से, चलो गलती नहीं हुआ, अब पॉपुलेशन वहां ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो अब इतना थोड़ी पिनलाइज कर देंगे कि उनको पैसा ही नहीं देंगे। भाई वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा, खर्चा तो हो ही, खर्चा बढ़ेगा भाई, चाहे गलती से पॉपुलेशन बढ़े या मर्जी से बढ़े, लेकिन वहां पॉपुलेशन इंक्रीज तो हुआ ना, ये बात है। एरिया पे कितना 15%, यहाँ पे भी एरिया 15%, और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे पहले था 7.5%, अब कितना है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे 10%, यानी 10% वेटेज किसको दिया जाता है, भाई आपके यहाँ ज्यादा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी हो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। समझ में आया ना, 10% वेटेज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को दिया जाता है, 45% वेटेज इनकम को दिया जाता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को वेटेज दिया जा रहा है 12.5%। ये बहुत अच्छा है, यानी यहाँ पे आपकी जो कमी थी वो पूरी हुई ना, आप फैमिली प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं, आप स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जो सब अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा मोटिवेशन के तौर पे। जो टैक्स को बचाने के लिए अच्छे से काम करेगा, टैक्स के लिए बचाने के लिए काम करेगा, टैक्स को जमा बचाने इन द सेंस कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने का कोशिश करेगा, उसको भी फायदा मिलेगा। तो मुझे काफी प्रोग्रेसिव लगता है ये, ठीक है ना, क्योंकि आप कुछ सोचोगे थोड़ा देर के लिए, आप यहाँ पे यहाँ से अगर थोड़ा आप बोलोगे यहाँ पे सही नहीं है, 2011 के हिसाब से नहीं है, क्योंकि 2011 में जिन राज्यों ने पॉपुलेशन बढ़ा लिया उनको यहाँ पे फायदा मिला है, लेकिन जिन राज्यों को इसके हिसाब से थोड़ा नुकसान हो रहा है उनको यहाँ पे फायदा मिल रहा है ना, क्योंकि वो लोग यहाँ पे काम किए, केरला तमिलनाडु लोग। तो एक बहुत अच्छे से याद रखना प्लीज प्लीज प्लीज, 15वें फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, ये वहीं पे लिखा है। अब देखो, एक तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। ये इन्होंने क्या बोला, पिछली बार पता है 14 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से क्या था, टोटल सेंटर के पास 100 रुपया आता था ना, उसमें से 42 रुपया सीधा ये स्टेट को सौंप देता था, ठीक है। लेकिन अब 2020 इस बारे में 100 रुपया आएगा तो 41 रुपीज दे देगा स्टेट को। तो आप बोलेगा भैया 1 रुपया कम क्यों, क्योंकि सेंटर 1 रुपया ज्यादा क्यों रख रहा है, सेंटर 1 रुपया ज्यादा इसलिए रख रहा है क्योंकि सेंटर को अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर पे खर्चा करना है। पहले तो सेंटर नहीं खर्चा करता था ना इस पे, पहले तो इस पे स्टेट का खर्चा करता था ना, तो 1 रुपया बचा के रख लिया सेंटर ताकि इन पे खर्चा किया जा सके। हॉरिजॉन्टल रिवॉल्यूशन तो देख ही लिया, 12.5% था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को, 12.5%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 45% इनकम, 15% पॉपुलेशन पे, और एरिया पे भी 15% था, एरिया पे 15, पॉपुलेशन पे 15, 10% है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, 2.5% है टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, ठीक है ना, यही बात है वो। 45% है इनकम पे, पॉपुलेशन 1971 वाले पे हटा दिया गया, अब सिर्फ पॉपुलेशन 2011 वाले 15%, एरिया 15%। पहले फॉरेस्ट कवर नहीं था, पहले फॉरेस्ट कवर था, लेकिन अब फॉरेस्ट आपका और इकोलॉजी दोनों को लेके 10% है, समझे, इसका नाम चेंज कर दिया बस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहले नहीं था, अब आ गया, टैक्स एफर्ट पहले नहीं था, अब आ गया, समझ रहे हो ना। तो मुझे तो काफी प्रोग्रेसिव लगता है ये क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बताता हूँ, हमारा फाइनेंस कमीशन हो गया, 15 फाइनेंस कमीशन का हमने रिकमेंडेशन भी देख लिया। अब पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट टैक्स डिस्कस कर ले रहे हैं, जैसे एक तो हम इनकम और वेल्थ पे टैक्स डिस्कस करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स पे हम बात करते हैं, सिंपल आपके इनकम पे जो टैक्स लगता है। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज डिफरेंट टैक्स, जैसे पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगता है वो किस किस पे लगता है, इंडिविजुअल पे, कंबाइंड हिंदू फैमिली पे लगता है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स के अलावे कभी कभी सरचार्ज भी लग जाता है। तो फिर आप बोलोगे भैया मुझे सरचार्ज सेस दोनों लगता है कि टैक्स ऑन टैक्स है, लेकिन दोनों में मुझे डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है, आप बोल सकते हो। तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक होता है सेस
और एक होता है सरचार्ज। आपने बहुत बारी सर्विस टैक्स में देखा होगा स्वच्छ भारत सेस और भी कई सेस देखा हो। सेस से आपको सिंपल पता चल जाता है कि ये तो है तो टैक्स ऑन टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे मान लो सेस अगर है 1%, इसका मतलब क्या, जैसे टोटल हमारा हो रहा है प्रॉफिट 100 रुपया, तो इस पे टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स मान लो है 10% टैक्स है, तो इसका क्या हुआ 10 रुपया। अब सेस भी मान लो 10% है, सेस भी 10% है, तो आपको क्या लगता है इसमें से 10 रुपया और ले लेंगे? नहीं भाई, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% हुआ 1 रुपया, तो टोटल टैक्स कितना देना है 10 रुपया टैक्स प्लस 1 रुपया सेस, तो टोटल 11 रुपया। सेस और सरचार्ज दोनों ऐसे ही लगता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस है सेस फोकस एरिया होता है कि भाई स्पेसिफिक, स्वच्छ भारत तो स्वच्छ भारत और किसी में नहीं। सरचार्ज जनरल होता है, आप पैसा जमा रख लो, आप जैसे खर्चा करना है, जहां खर्चा करना है वो, कोई पर्पस ऐसा कुछ ऐसा पर्पस नहीं होता। जैसे कोल सेस, स्वच्छ भारत सेस, ये सब देखो। और आप बोलोगे तो स्वच्छ भारत सब सेस लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है ऑब्वियसली, तो कहाँ जाएगा? ठीक है ना। तो हमें पता चल गया, कॉर्पोरेट टैक्स भी पता चल गया। कॉर्पोरेट टैक्स भी रजिस्टर्ड कंपनीज और कॉर्पोरेशन पे लगता है और सभी पे सेम लगता है। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ आपके बुक में सिंपलपन, सारे कॉर्पोरेशन पे सेम टैक्स लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ फील्ड को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, कभी कभी रिबेट दे देते हैं कि चलो हम थोड़ा तुमको छूट दे रहे हैं कि तुम पहले 3 साल मुझे टैक्स ही नहीं दो। ठीक है ना। जैसे कोई कंपनी भारत में आना ही नहीं चाह रही थी, तो उस कंपनी को हम थोड़ा लोभाए, भाई आ जाना, तुम्हें पहले 3 साल हम टैक्स ही नहीं लेंगे, ऐसे बोलते हैं। कॉर्पोरेशन में भी ऐसे होता है। कस्टम ड्यूटी तो हमें पता चल गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। इंपोर्ट जैसे कुछ हम इंपोर्ट करें तो सेंटर बाउंड्री पे हम जो टैक्स लगाते हैं, टेरिटरी में हम अपने, जैसे 100 रुपये का सामान आ रहा है, हम नहीं चाहते कि ये 100 रुपये का सामान हमारे देश में 100 ही रुपये पहुंचे। क्यों? क्योंकि सेम सामान हमारे देश में, हमारे देश के अपने लोगों के बनाया हुआ सामान 150 में मिलता है। ध्यान देना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, 100 रुपया में यूएसए से आ रहा है, लेकिन सेम सामान सेम क्वालिटी का हमारे देश में 150 में बन पा रहा है, तो हमारे देश का सामान कोई खरीदेगा ही नहीं। मेड इन इंडिया फिर कैसे काम चलेगा, तो कैसे बनेगा? तो हमने क्या किया, इस पे 50 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया, 50% लगा दिया, तो 150 रुपये भी हो गया। तब आप जिसका मन होगा मेड इन इंडिया खरीदेगा, तब खरीदेगा ये। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी सेम ऐसे ही होता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक कमोडिटी टैक्स होता है। जब कोई आइटम प्रोडक्शन होना होता है ना, प्रोडक्शन के समय में टैक्स लगाई जाती है, प्रोडक्शन के समय। ठीक है ना। और एक और चीज, लिक्विड जो ओपियम या अदर ड्रग होते हैं ना, इन सब के प्रोडक्शन, ये सब इन सब का प्रोडक्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के अंदर आता है, बाकी सब सेंटर के एक्साइज ड्यूटी के अंदर आता है। एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, ड्यूटी। अब अगर प्रोड्यूस किए हो, कुछ प्रोडक्शन करो, तो उसका मुझे ड्यूटी दो। ठीक है ना। मतलब आप कोई कंपनी खोले हो, अब ऐसा नहीं, ध्यान देना, मैं एक चीज बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 100 सामान कर रहे हो तो मैं आपसे 100 सामान के हिसाब से नहीं। आप एक कंपनी खोले हो, सीधा आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका ड्यूटी दे दो बस, और कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं दे रहा हूँ, पीस गिन के मैं नहीं लूंगा, वो तो मैं ले ही लेता हूँ कॉर्पोरेट टैक्स में, ये अलग लगता है। ठीक है। यहाँ देखो, कस्टम ड्यूटी हमने देख लिया, एक्साइज ड्यूटी देख लिया, रेवेन्यू ड्यूटी टोबैको वर्ल्ड ये सब पे लगता है, सेल्स टैक्स तो सबको पता ही है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये सब। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी। एक इसमें बस एक नाम दिया है कि उदय कुमार जी जो थे आईआईटी बॉम्बे के, उनके द्वारा जो हमारा रुपीज कॉइन है, उस ये सिंबल है, उसको सिलेक्ट किया गया था, इसमें कोई नहीं, 2010 में। ठीक है। और जो कॉइन और रुपीज जो होता है वो लीगल टेंडर होता है। और M1 को हम देखो, M1 को हम बोलते हैं ब्रॉड नैरो मनी, और M3 को होते हैं ब्रॉड मनी। देखो नैरो मनी और ब्रॉड मनी में क्या डिफरेंस होता है? ब्रॉड मनी मतलब होता है
क्लियर। नैरो मनी का मतलब होता है ऐसे मनी, जैसे नैरो मनी का मतलब ऐसे मनी जो पब्लिक के पास है या डिमांड डिपॉजिट है जो बैंक पे, जिसको जल्दी से यूज किया जा सकता है, जितना जल्दी से यूज किया जा सकता है उसको हम नैरो मनी बोलते हैं। ब्रॉड मनी का मतलब होता है कि जो मनी इवन जो नैरो मनी प्लस ऐसे मनी जो टाइम डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक के साथ, जैसे सिंपल समझो ना, एक तो हो नैरो मनी। नैरो मनी का सिंपल मतलब है जो मनी अभी या तो पब्लिक के पास है या पब्लिक कभी भी डिमांड डिपॉजिट जो में रखी है, डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट, ये निकाल सकती है, ये होता है नैरो मनी। उसके बाद होता है इसमें जो ब्रॉड मनी होता है। एक तो ब्रॉड मनी में हम क्या करते हैं, नैरो मनी को जोड़ते हैं प्लस और क्या जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं हम टाइम डिपॉजिट जो होता है, टाइम डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट हम लोग नहीं करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं तो ये आता है ब्रॉड मनी में। क्लियर। बाद में हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, और ये फिर किसी चैप्टर में आने वाला है नैरो मनी ब्रॉड मनी। अब चलिए जीएसटी की बात करते हैं। ये है सबसे पहले एक है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हमने समझ लिया क्या था। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि देखो देना था कॉर्पोरेट क्या करता है, वो टैक्स दे देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बाद में चुपके से हमसे ले लेता है, चुपके नहीं लेता है, चुपके से ले लेता है। तो यानी डायरेक्ट तब होता है जब ये डायरेक्ट देता है, लेकिन ये है हमसे ले लेता है फिर। तो देखो अब क्वेश्चन होता है जीएसटी एक डेस्टिनेशन वेडिंग टैक्स, सॉरी डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्सेशन सिस्टम, डेस्टिनेशन, ठीक है ना, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब वो कहाँ पे लगता है, जहां पे आप सामान जो हो रहा है बिक रहा है। ऐसा नहीं कि सामान जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे टैक्स नहीं लगता, जहां पे बिक रहा है। कब आया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन नेशन वन टैक्स मेन मोटिव था कि एक टैक्स हो, बाकी जो छुट्टे वुट्टे टैक्स है वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इट्स इंटायर प्रोडक्ट साइकिल और लाइफ साइकिल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और टू कॉमर्स। एक ही टैक्स लगता है, एक ही टैक्स, ऐसा नहीं बार बार वैल्यू एडिशन टैक्स लग रहा है, नहीं, ठीक है ना। ये और एक और चीज, ये कैलकुलेट होता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन में। मैंने वैल्यू एडिशन का बता दिया ना, आपको दिक्कत नहीं करना। फाइनल कंज्यूमर विल पे ओनली हिज पार्ट ऑफ टैक्स नॉट द एंटायर सप्लाई चेन व्हिच वाज केस अर्लियर। हाँ, क्योंकि पहले बाकी का टैक्स तो दे चुका है ना। और एक और चीज, इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बैठाई जाती है ताकि वो जीएसटी के मैटर को डिस्कस कर सके। जीएसटी काउंसिल के फाइनेंस मिनिस्टर हेड होते हैं। कौन कौन चीजों को ऐड किया गया, जैसे सेंट्रल लेवल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये सब को हटा के एक जीएसटी ला दिया गया। स्पेशल वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय या इंट्री टैक्स, परचेज, लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग्स, गैम्बलिंग, इन सबको इकट्ठा करके जीएसटी बोला गया। मेन फीचर क्या है, ये सप्लाई साइड पे लगता है एप्लीकेबल, सप्लाई साइड पे, ठीक है ना। डेस्टिनेशन वेस्ट है, ड्यूअल जीएसटी लगता है, एक सेंटर स्टेट, और जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है ना तो एक इंटीग्रेटेड जीएसटी भी लगता है, ठीक है ना। जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड, मतलब अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो जीएसटी रेट बार बार में म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है। जीएसटी जीएसटी और ये सब ये म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है, किसके साथ, सेंटर और स्टेट। ऐसा नहीं कि सेंटर ऊपर से बोल रहा भाई इतना परसेंट हो गया, नहीं, मल्टीपल रेट है अलग अलग आइटम के लिए। ये जीएसटी काउंसिल है, और ये तो मैंने बता ही दिया। जीएसटी काउंसिल याद है ना, आर्टिकल 279 ने बताता है जीएसटी काउंसिल किसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर, क्यों, ताकि एडमिनिस्टर कर सके और गवर्न कर सके ग्रोस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। और एक और चीज, इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस कमीशन, और बाकी मिनिस्टर नॉमिनेटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेंटर के पास टोटल वैल्यू होती है 1/3 वोटिंग पावर, स्टेट के पास होता है 2/3 वोटिंग पावर, और कोई भी डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब 3/4 मेजोरिटी हो। काफी टफ है यहाँ पे डिसीजन लेना, समझ में आया ना। तो ये है जीएसटी काउंसिल, हमने देख लिया। टैप्स कौन कौन देख लिया। अब देखो एक टॉपिक बस दिया था कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, भाई कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1955,
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में, फरवरी 1964। नाबार्ड का हमने देखा था 82। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया 1985। सिडबी का हमने देखा था जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में 1990। एक्जिम बैंक का 82। आरआरबी का है 75, हेड ऑफिस कोलकाता में है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, सितंबर 1956। ये था। अब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री अगले चैप्टर में, अगले दिन डिस्कस करेंगे। इसको मैं रिकॉर्ड करके बस डाल दे रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारा 2 कोर्स अभी चल रहा है, 2 कोर्स और आने वाले हैं, लेकिन अभी 2 कोर्स है जिसमें हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे हैं हम अपना राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव। तो दोनों को साथ डिस्कस कर रहे हैं और दोनों को अलग अलग ग्रुप में है। दोनों अगर लेना चाहते हैं साथ में कोर्स तो 500 सिर्फ ही पड़ेगा। दोनों में हम डिटेल से रिवाइज करवा रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव को आप देख सकते हो, डेमो वीडियो 2-3 रखा हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।